नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज स्किज़ोफ्रेनिया क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया प्रश्न डिस्कस करूँगा और उसका आपको उत्तर दूंगा। तो आज के वीडियो में लिए जाने वाले सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है? मतलब एक पर्सन की पर्सनैलिटी कई अलग अलग पार्ट्स में टूट गई है, स्प्लिट हो गई है। क्या स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ही होता है? स्किज़ोफ्रेनिया जो शब्द है, टर्म है या डायग्नोसिस है, उसको बहुत गलत समझा जाता है। बहुत गलत धारणाएं स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जुड़ी हुई हैं। यूजिन ब्लूलर, जिसने कि स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म शब्द इजाद किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। 1911 में उसने ये शब्द दिया था। तो उसका इस शब्द को दिए जाने के पीछे जो अभिप्राय था, जो मतलब था, वो ऐसा था कि वो देखता था कि पेशेंट्स में एक तरह का स्प्लिट हो गया है उनके बाहरी और अंदरूनी जगत के बीच। मतलब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक स्प्लिट हो गया है, एक बाउंड्री सी बन गई है, जो कि एक एबनॉर्मल सा स्प्लिट है, जिससे कि पेशेंट बाहर कैसा दिखाई देता है और उसके अंदर के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। पेशेंट को अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के साथ अब कनेक्शन ही नहीं रहा। वो बाहर की दुनिया में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। उसके थॉट्स में, स्पीच में, इमोशंस में, बिहेवियर्स में एक स्प्लिट हो गया है। विचार आपस में कह सकते हैं कि कनेक्टेड नहीं है, सही तरह से टूट से गए हैं। स्पीच टूट गई है। ऐसा लगता है कि पेशेंट अंदर से पूरा टूटा टूटा हुआ है, एक तरह का ब्रेकडाउन हो चुका है। सब कुछ अंदर जो है, वो जो पहले इंटीग्रेटेड था, जुड़ा हुआ था, सब टूट गया है, सब बिखर गया है। तो इसीलिए उसने बाहरी और अंदरूनी जो अनुभव है उसके बीच आने वाले स्प्लिट को स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया था। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया दो शब्दों से मिलकर बना है। स्किज़ीन, जिसका मतलब है स्प्लिट, और फ्रेनिया मतलब माइंड। तो ये हुआ स्प्लिट माइंड। और ये जो स्प्लिट है, इसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बीच जो कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन टूट गया है। तो ब्लूलर कहता था उसी कनेक्शन के टूटने की वजह से ये स्प्लिट माइंड वाली कंडीशन आती है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। जबकि स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है वो एक अलग तरह का डिसऑर्डर है, जिसे आज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, और पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। वो बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि एक पर्सन की बड़ी मल्टीपल पर्सनैलिटीज, आइडेंटिटीज बन जाती हैं। और कोई भी एनवायरमेंटल ट्रिगर, पेशेंट के माहौल से आने वाला कोई भी ट्रिगर उसकी एक आइडेंटिटी को बदल के बिल्कुल दूसरी आइडेंटिटी ले आता है। तो एक तरह का स्विच हो जाता है, एक तरीके का शिफ्ट हो जाता है एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में। ये होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी। हालांकि ऐसा कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बोलते इसे, पर इसके कुछ दूसरे नाम होते हैं, जैसे कि बताया। आमतौर पर ये जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं जो पेशेंट डेवलप कर लेता है, ये कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो पेशेंट की लाइफ में हुए होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में पेशेंट डेवलप करता है। जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ होगा, फिजिकल अब्यूज हुआ हो सकता है। पेशेंट के बचपन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस उसने देखे होंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा होगा, जिसे कि पेशेंट समझ नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया, और उसके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो गई। इन लोगों को कई सालों तक बहुत इंटेंस साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, और कई तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स इनसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्लिनिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, पूरी तरह से इनसे अलग होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि दूर दूर तक स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पिछले करीब 100 सालों में ऐसा पाया गया है, और बड़े सारे मनोवैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो ये जो शब्द है, टर्म है, ये काफ़ी मिसलीडिंग हो गया है। इसकी जो गलत धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से बनी है, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब भी शायद आज की जो हमारी कंसेप्शंस हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो स्प्लिट माइंड जैसा जो स्किज़ोफ्रेनिया में डिस्क्राइब किया गया था, वैसा एक्चुअल में पेशेंट में नहीं होता। इस वजह से पेशेंट्स को भी स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, उनको खतरनाक तरह से देखा जाता है। लगता है कि ये पेशेंट्स बड़े खतरनाक हैं, इनका माइंड बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इनके साथ। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस शब्द को अब ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने की भी अब एडवोकेसी करते हैं। इनफैक्ट
स्किज़ोफ्रेनिया को जिस कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स में लाया जाता है, जिसे साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ये साइकोटिक शब्द भी काफ़ी मिसलीडिंग हो गया है और अक्सर कोई भी पर्सन जो बड़ा वियर्ड वे में बिहेव करता है, बहुत ही डिफिकल्ट सा दिखाई देता है, तो उसे बोल दिया जाता है साइको है, साइकोटिक है या स्कीज़ो हो गया है। कोई भी पर्सन जो थोड़ा सा भी डिल्यूजनल से थॉट्स दिखाता है, उसको किसी तरह का शक या वहम हो सकता है, तो उसे स्कीज़ो या साइकोटिक बोल दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो लेबल्स हैं जो कि अक्सर लोग एक दूसरे को बड़े कैजुअली दे देते हैं, जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया का भी एक लेबल होता है, तो ये काफ़ी मिसलीडिंग हो जाता है। और खासकर पेशेंट्स को भी जब ये डायग्नोसिस मिलता है तो इससे सब डर जाते हैं, पेशेंट्स भी डर जाते हैं, फैमिली मेंबर्स भी डर जाते हैं। जबकि डॉक्टरों के अनुभवों में ऐसा आया है कि कुछ पेशेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में स्किज़ोफ्रेनिया कोई बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक कंडीशन नहीं होती। पिछले करीब 30-40 साल में काफ़ी सारे ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे किताबें लिखी गई हैं जिसमें इस बात के लिए अब काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया का ये जो शब्द है इसे अब छोड़ दिया जाए और इसकी बजाय बीमारी भले ही सेम हो पर इसके लिए कुछ नया शब्द इजाद किया जाए। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के सबसे शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं? कैसे पता चलेगा कि मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है या वो शुरुआती स्टेज में है अभी? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले मैं आपको एक केस बताऊंगा, एक एग्जाम्पल जिसकी मदद से आप उत्तर समझ पाएंगे। मयूरी एक 19 साल की लड़की थी जो MBBS के कोर्स में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसे एक एजुकेशनल लोन मिला और वो अपने होम टाउन से दूर किसी दूसरे शहर में रहने चली गई और वो वहां पर किराए पर रहने लगी। मयूरी वैसे तो अलग रहती थी पर उसके क्लास में काफ़ी सारी उसकी फ्रेंड्स बन गईं और जब एग्ज़ाम आते थे या जब अलग अलग पेशेंट्स को लेकर कुछ केस डिस्कशंस करनी होती थी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर उनके घर रुक जाया करती थी या उन्हें घर बुला लिया करती थी और वो आपस में उनके साथ मिलकर पढ़ती थी। एग्ज़ाम्स के दौरान टेंशन बहुत ज़्यादा होती थी और ऐसे में वो अक्सर अपने क्लासमेट से बात करके, कुछ गॉसिप करके अपना स्ट्रेस दूर कर लिया करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो किसी स्टूडेंट ने स्ट्रेस दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैरिजुआना को यूज करना शुरू किया और देखते देखते एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स में उसे पास कर दिया और करीब करीब पूरे ग्रुप में मैरिजुआना लेने की आदत पड़ गई। सभी लड़कियां काफी ज्यादा इस ड्रग का अब्यूज करने लगीं और जो ड्रग वो पहले कभी कभी लिया करती थीं अब वो डेली इस ड्रग को लेने लगीं। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मयूरी कुछ दूसरे लोगों के बारे में कंप्लेंट्स करने लगी। उसको कुछ लोगों की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती थी अपने आसपास और वो अपनी प्राइवेट बातें बताने में भी दूसरों से हिचकिचाने लगी। पहले अपने फ्रेंड्स को वो जो बातें डिस्कस कर लेती थी अब उसे कुछ अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करने में शर्म आने लगी या वो थोड़ा हिचकिचाने लगी। उसकी एक क्लासमेट थी लतिका, उसने ऐसा नोटिस किया कि मयूरी अब अपनी क्लासेस मिस करने लगी है। पहले तो वो सुबह की क्लास मिस किया करती थी पर धीरे धीरे वो पूरा पूरा दिन क्लासेस में आना उसने कम कर दिया। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो इसके जो ग्रुप की बाकी लड़कियां थीं उन्होंने सोचा जरा हम जाके देखते हैं मयूरी के घर जाकर कि आखिर वो कर क्या रही है, वो इतने दिनों से कॉलेज आ क्यों नहीं रही। जब वो उसके घर गए तो देखा कि लाइट्स जो थी वो बड़ी डिम थी और वो दरवाजा खटखटाते रहे, मोबाइल बजाते रहे पर अंदर से कोई नहीं आया। उन लड़कियों ने ऐसा सुना कि अंदर कोई मंत्र का जाप कर रहा है। जोर जोर से उनको वो मंत्र जाप सुनाई दे रहा था पर जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते तो वो आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाया करती थी। थोड़ी देर बाद मयूरी आई दरवाजे की तरफ। मयूरी ने दरवाजा खोला और बड़े ही अजीब से कपड़े उसने पहन रखे थे। जब वो उसके कमरे में एंटर किए तो देखा उसके बिस्तर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं। एक गोलाकार में, सर्कल में मोमबत्तियां जल रही हैं और जमीन पर काफी सारे फूड आइटम्स बिखरे पड़े हैं। मयूरी ने कहा कि मैं बहुत डीप मेडिटेशन में अभी इन्वॉल्व हूं और मैं सोच रही हूं कि अपना धर्म बदल लूं। मैं सोच रही हूं कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जो काफी सारा मेडिटेशन पर फोकस करती है और उनके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस सजेस्ट की जाती हैं जिनकी मदद से मेरे अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स आ सकती हैं जिससे कि मेरी माइंड पावर बहुत बढ़ जाए और मैं जो चाहती हूं वो अचीव कर लूं। उसके घर में कुछ किताबें बिखरी हुई थी। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है,
पर मैं घर में ही रहना चाहती हूँ, उसने ऐसा कहा। और वो बोली कि अब कॉलेज आने का कोई इतना फायदा नहीं है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना ना करना अब उसके लिए एक बराबर है, और वो कुछ स्पिरिचुअल पढ़ाई करना चाहती है। उसकी फ्रेंड्स को लगा शायद ये थोड़ा बदल गई है, शायद इसका इंटरेस्ट अब मेडिकल की पढ़ाई से हट गया है, तो उन्होंने इसमें कुछ ज्यादा बोला नहीं, कुछ इंटरफेयर नहीं किया, पर धीरे धीरे उनका जो कनेक्शन है उसके साथ टूट गया। कुछ टाइम के बाद जब स्कूल के अथॉरिटीज ने नोटिस किया कि वो काफी टाइम से एब्सेंट है, कॉलेज नहीं आ रही, पेशेंट्स नहीं देख रही, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रही, तो उसको कॉल किया और उसे कहा कि तुम कॉलेज में आके मिलो और बताओ कि आखिर मसला क्या है। कॉलेज की अथॉरिटीज को लगा कि शायद कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए उसे कहा कि वहां के डिपार्टमेंट में जो साइकाइट्रिस्ट हैं या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे आके मिलो। पर इसकी बजाय मयूरी ने कॉलेज छोड़ दिया और वो गायब हो गई। कुछ टाइम तक वो होमलेस रही, वो सड़कों पर घूमती रही, वो घर भी वापस नहीं गई थी, उसी शहर में घूमती रही। और एक दिन पुलिस ने उसको पकड़ा जब वो कुछ अजीब सा कोई रिचुअल कर रही थी, जो कि वो कहती थी कि मुझे परमात्मा से एक होने के लिए ये करना पड़ेगा। कुछ अजीब सा वो अपना रिचुअल कर रही थी जिसमें शायद वो अपनी जान भी ले लेती। पर पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। किसी ने जब उसकी कंप्लेंट की तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसे महिला कांस्टेबल की मदद से किसी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसको एडमिट किया गया। और देखते देखते कुछ समय में दवाइयों से उसको काफी आराम मिल गया और उसके ये जो बड़े अजीब अजीब से जो बिहेवियर थे ये काफी कम हो गए। ये जो ब्रीफ में मैंने आपको कहानी बताई मयूरी की, इस तरह की कहानियां बहुत आम हैं। कुछ केसेस में तो ऐसे पेशेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, पर कई बार किसी वजह से अगर फॉर्चुनेट हुए, किस्मत अच्छी हुई तो बच जाते हैं, दूसरों की नजर में आ जाते हैं और इनका इलाज कर दिया जाता है। पर अक्सर ये देखा जाता है कि काफी टाइम से ये जो लोग हैं ये अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे थे। अक्सर आसपास के लोग जब इनके ये बदले हुए बिहेवियर्स देखते हैं तो वो पेशेंट की बातों में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि पेशेंट जो है, ऐसे जो लोग हैं वो ये क्यों कर रहे हैं। वो अवेयर नहीं रहते, चाहे फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों या फैमिली मेंबर्स हों। वो नहीं समझ पाते कि ये दूसरों से इतना कट क्यों गए हैं, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। और जैसे कि मयूरी के फ्रेंड्स ने किया, अक्सर कई बार ये पेशेंट इग्नोर हो जाते हैं। बहुत शुरुआती स्टेजेस पर ही जब ये इग्नोर हो जाते हैं तो धीरे 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 इनकी प्रॉब्लम बिना इलाज के बहुत सीवियर हो जाती है। एक पर्सन जिसको कि स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है, वो शुरुआत में कुछ ऐसे ही अपने अंदर बदलाव दिखाता है। उसको नहीं पता होता कि वो जो ये कर रहा है वो क्या और क्यों कर रहा है, उसको इंसाइट नहीं होती। उसको नहीं पता होता कि धीरे धीरे वो बीमार होता जा रहा है, या जैसे मयूरी को नहीं समझ में आया कि उसके ये जो अजीब अजीब से जो रिलीजियस रिचुअल्स होते थे ये एक्चुअल में एक बीमारी की शुरुआत है। और वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनको इन विचारों की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। भले ही उनको स्ट्रेस एग्जाम का हो, भले ही किसी ड्रग्स के इंपैक्ट में हुआ हो, किसी भी वजह से पेशेंट को अपने अंदर के स्ट्रेस के बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं होती, पूरे वो सेंसिटिव नहीं होते, और धीरे धीरे उनके बिहेवियर में आने वाले बदलाव उनको बीमार करते जाते हैं। वो किसी को एडमिट भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते कि उनको स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं वो उनके साथ एक रिलेशन बना लेते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। उनके अंदर परसेप्शंस का चेंज आता है, थॉट्स का चेंज आता है, बिहेवियर्स का चेंज आता है। कहीं ना कहीं पेशेंट इनके साथ एक सामंजस्य बना लेता है, एक एडजस्टमेंट बना लेता है, और ऐसा उसको लगने लगता है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं उसके अंदर ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जरूरी बदलाव है। और ऐसे में धीरे धीरे उसके अंदर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है और वो अपने आसपास की दुनिया से कट जाता है। उनको ये भी समझ नहीं आता कि उनका खाना पीना बदल चुका है, उनकी डाइट बदल गई है, उनकी डेली रूटीन चेंज हो चुकी है, उनका दूसरों के साथ जो कनेक्शन टूटा है उसमें वो अंदर बहुत ही परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, दूसरों की कई बार नीड भी महसूस नहीं होती, वो किसी से मदद ले सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं, इसकी भी उन्हें समझ नहीं होती। ऐसे टाइम पे वो किस हद तक डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी इन्हें इंसाइट ही नहीं रहती। उनको अपना बदला हुआ लाइफस्टाइल, बदली हुई ज़रूरतें और बिहेवियर्स उनको बड़े नॉर्मल लगने लगते हैं। जो उनके आसपास के लोग हैं, जैसे कि फैमिली के लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए या कोई और रिलेटिव्स हो गए, वो उनके बिहेवियर में चेंज तो देखते हैं, उनके इमोशनल सोशल बिहेवियर्स में चेंजेस तो नोटिस करते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये इन्हें हो क्या रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता चल पाता कि पेशेंट के मन में शायद कोई हेलुसिनेशंस आ रही हैं या कुछ डिल्यूजन्स की थॉट्स हैं, क्योंकि वो बस उसके बिहेवियर ही नोटिस कर पाते हैं।
जब तक पेशेंट खुद ना बताए कि उसको आवाजें आ रही हैं, कुछ लोग उसको बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं या उसको कुछ डिल्यूजन्स हैं, जब तक पेशेंट खुद इस तरह की चीजें जाहिर नहीं करता, जब तक वो उसके बारे में कुछ रिलेटेड चीजें बोलता नहीं है, तो उसके बिहेवियर से नोटिस में नहीं आ पाता कि पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। जब तक पेशेंट बोलेगा नहीं कि मेरे अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर्स आ रही हैं या मेरे को किसी तरीके से कुछ ताकतें डेवलप करनी है या मेरे को आवाजें आ रही हैं, लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये इतना अजीब क्यों होता जा रहा है। हालांकि मयूरी के केस में उसने फ्रेंड्स को इंडिकेट किया, पर शायद उसके फ्रेंड्स को लगा कि ये अब पढ़ाई से हटकर रिलीजियस हो रही है। शायद उन्होंने अपने आसपास किसी को देखा होगा जो इसी तरह से रिलीजियस हो गई होगी, स्पिरिचुअल हो गई होगी, तो फ्रेंड्स को भी लगा नहीं कि कुछ अजीब हो रहा है। और ऐसे ही कई बार स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स बहुत शुरुआती स्टेजेस पर इग्नोर हो जाते हैं। खासकर कि जब पेशेंट बहुत पैरानॉइड होता है, तब तो वो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा नोटिस करता है और बारीक से बारीक चीज भी अपने अंदर छिपाए रखता है। छोटी छोटी बात कहने में भी, अपनी कुछ डे टू डे एक्टिविटीज को जाहिर होने से भी वो बचता है। वो नहीं चाहता कि दूसरों को उसके बारे में कुछ भी पता चल पाए। मयूरी अपने घर से बहुत दूर रह रही थी, इस वजह से उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके आसपास नहीं थे और नोटिस नहीं कर पाए सही टाइम पर कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर अक्सर जब पेशेंट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही होता है, तो परिवार के लोग अक्सर पहचान जाते हैं और पेशेंट के ना चाहते हुए भी, पेशेंट की अवेयरनेस ना होते हुए भी उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कई मामलों में तो फैमिली मेंबर्स भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, पेशेंट के बिहेवियर्स को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसा सोचते हैं कि जैसे पता नहीं कोई नया भूत सवार हो गया है। जरा कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, टीवी में, न्यूज में, या कोई वेब सीरीज देख ली होगी, तो उसको देखकर कुछ नया शौक चढ़ गया है। ये नेग्लेक्ट और भी ज्यादा तब देखने में आता है जब पेशेंट किसी ना किसी तरह अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा होता है। जब तक प्रॉब्लम बहुत सीवियर ना हो जाए, जब तक कि पेशेंट अपने स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से छोड़ ना दे, जब तक कि वो अपने अंदर ही अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि लगे कि अब तो उसे जरा सा कमरे से बाहर निकालना भी इम्पॉसिबल हो गया है, तब तक घर वाले पेशेंट को हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। और बहुत पहले से पेशेंट के अंदर ये चेंजेस जो आ रहे होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लोग देख रहे होते हैं, पर पेशेंट के इंटरेस्ट, पेशेंट के मूड, मोटिवेशन के तौर पे उसे देख के इग्नोर कर देते हैं। लगता है कि बस नया कोई शौक चढ़ गया है। और दुर्भाग्यवश कई बार इतना ज्यादा टाइम हो जाता है, पेशेंट को इलाज मिल ही नहीं पाता और प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है कि ना ही सिर्फ पेशेंट सुसाइडल हो सकता है, वो दूसरों के साथ वायलेंट भी हो सकता है। ऐसे में वो दूसरों को, खुद को बहुत नुकसान भी पहुंचा देता है, चीजें भी तोड़फोड़ कर देता है, घर से भाग सकता है, होमलेस हो सकता है और कई मामलों में तो पेशेंट दोबारा मिलता ही नहीं। मयूरी की तरह बहुत से पेशेंट्स इतने फॉर्चुनेट, इतने किस्मत वाले नहीं होते कि वो मिल पाए और कई मामलों में तो पेशेंट खो जाते हैं या वो सुसाइड कर लेते हैं या किसी और क्राइम का विक्टिम बन जाते हैं। अगर इन पेशेंट्स को सही टाइम पर आइडेंटिफाई ना किया जाए, इनको अगर सही टाइम पर इलाज ना दिया जाए, तो इनकी प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर हो जाती है। ये पेशेंट्स काफ़ी डिसफंक्शनल हो जाते हैं, इनके ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे परमानेंट से बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स को सालों साल तक इनकी केयर में लगे रहना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आ जाता है, पर मोटे तौर पे देखा जाए तो ये पेशेंट्स काफ़ी डिसेबल्ड हो जाते हैं, दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। और जैसे जैसे माँ बाप की और घर के दूसरे सदस्यों की उम्र भी बढ़ती जाती है, उनकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं कि आखिर हमारे बाद इस पर्सन को कौन देखेगा। साइकेट्रिक रिसर्चर्स लगातार इस बारे में सोचते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, चर्चाएं, डिबेट करते रहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को बहुत पहले प्रिडिक्ट किया जा सके, इस कंडीशन के डेवलप होने को पहले ही पकड़ा जा सके, या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको बहुत पहले कैसे पकड़ा जा सकता है। इस बारे में शोध होते रहते हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर कुछ ऐसे क्लियर तौर पर आइडेंटिफाई किए जाने वाले प्रिडिक्टर, कुछ ऐसे कारण पकड़ लिए जाएं, समझ में आ जाएं, जिससे कि बीमारी के लक्षणों को रोजमर्रा के होने वाले उतार चढ़ावों से अलग करके आइडेंटिफाई किया जा सके। किसी भी पर्सन के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मूड में, बिहेवियर में, थॉट्स में, मोटिवेशन में चेंजेस आते रहते हैं, पर कैसे पता चले कि ये लक्षण है किसी आने वाली बीमारी के, इसके कुछ बहुत सटीक प्रिडिक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। खासकर कि ये जो प्रिडिक्टर्स हैं ये एडोलेसेंस में, युवावस्था में,
12 से लेकर करीब 20-22 की उम्र तक इन प्रिडिक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे शोधकर्ता लगे हुए हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रिडिक्टर्स अभी तक सटीक तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि एडोलेसेंस में, टीनेज में वैसे भी बच्चों के बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में, रिलेशनशिप्स में काफी बदलाव आ जाते हैं। उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में, पर्सनैलिटी में बदलाव आते हैं। जैसे दोस्तों में बदलाव आ जाएगा, कुछ ऐसी बातें कहेंगे या करेंगे जो कि दूसरों को या तो सेंस नहीं बनेगी, या कुछ बचपना दिखाएंगे और लगेगा कि बस थोड़े विरोधी हो रहे हैं, थोड़े जिद्दी हो रहे हैं। थोड़ा खुद को आइसोलेट कर लेंगे, मोबाइल में या वेब सीरीज में अपने को इन्वॉल्व करके रखेंगे। तो काफी सारे ऐसे चेंजेस जो कि आमतौर पर युवाओं में देखने में आते ही हैं। इस वजह से ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किन चेंजेस को हम ये कहें कि वो एक बीमारी के आने के लक्षण हैं या फीचर्स हैं। अगर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया के शुरू होने से कुछ महीने या कुछ साल पहले एक पेशेंट के बिहेवियर और डे टू डे एक्टिविटीज में कई सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि वर्क और स्कूल एक्टिविटीज में चेंज आ जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो जाएगी, फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप से पेशेंट जो है वो विड्रॉ करने लगेगा, दूरी अपना लेगा, और आसपास के लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा अजीब सा है उसका अकेला पड़ जाना, दूसरों से इंटरेक्ट ना कर पाना थोड़ा अजीब लगता है। दूसरों को लगेगा कि वो जो है अपने से बात कर रहा है, सारी रात जागा रहता है या जागी रहती है, कुछ अपने में ही कुछ फुसफुसाता रहता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो कि बड़ी अजीब सी, अटपटी सी और बड़ी अनरियल सी लगती हैं। कुछ ऐसी घटनाओं और लोगों के बारे में कुछ ऐसे कमेंट पास करता है जो कि लगता है कि बड़े अजीब हैं, पता नहीं कहां से ऐसा सोच रहा है या सोच रही है। धीरे धीरे ये जो बिहेवियर्स हैं जब लक्षण का रूप लेने लगते हैं तो ये इस हद तक बढ़ जाते हैं कि ये पेशेंट को हार्म करने लगते हैं और उसके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स में देखने में आता है कि वो अपने कपड़े उतार लेंगे, पूरे घर में नंगे घूमेंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरों के सामने उनको कपड़े पहनकर रखना चाहिए। वो दरवाज़ा खोलकर नहाएंगे, टॉयलेट जाएंगे तो बिल्कुल बिना कपड़ों के बाहर आ जाएंगे, गालियां देने लग जाएंगे, घर से भागने की कोशिश करेंगे, दूसरों के साथ बहुत थोड़ा थोड़ा वायलेंट बिहेवियर रख सकते हैं, जैसे कि धक्का देंगे, गाली देंगे, कभी कभी थोड़े हथियार भी उठा लेंगे जैसे कि चाकू या कैंची या कोई हथौड़ा जैसा कुछ औजार। लगेगा कि ये इतने गुस्से वाले होते जा रहे हैं, जिद्दी होते जा रहे हैं, इंपल्सिव लगेगा पेशेंट, बिना सोचे समझे कि उनके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस है, बस वो गुस्से वाले बन जाएंगे, बस वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ऐसा लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि उनके इन बिहेवियर्स की वजह से पुलिस भी बुलानी पड़ती है, और या तो कोई केस हो सकता है पेशेंट के अगेंस्ट या फिर उसे साइकेट्रिक इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाता है। इसीलिए काफी बेटर है कि हम बहुत अर्ली साइंस को रिकॉग्नाइज कर लें और इससे पहले कि वो खतरा बन जाए पेशेंट के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए, इससे पहले कि वो बढ़ जाए, उनका इलाज कर लिया जाए। आमतौर पर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया धीरे धीरे ही डेवलप होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 2 साल का पूरा पीरियड लग जाता है एडोलेसेंस में, जिसके दौरान धीरे धीरे ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी पनपती हुई पूरा एक फुल फ्लेज्ड रूप लेती है। और 2 साल का पीरियड अगर एवरेज तौर पर देखा जाए तो काफी लंबा पीरियड होता है। बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जैसा कि बताया, सोशल विड्रॉल होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, कभी कभी पेशेंट डिप्रेस दिख सकता है। ऐसे कुछ बिहेवियर्स आसपास के लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। लगेगा कि या तो पेशेंट बहुत ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल भी नहीं सो रहा, हमेशा एजिटेटेड रहता है, बेचैन और हमेशा रेस्टलेस रहता है। बहुत कम ऐसे मामले देखे जाते हैं, खासकर कि आज के ज़माने में अगर हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि फैमिली मेंबर्स इस स्टेज पर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। लगता है ये तो घर में रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा बिगड़ गया है, उसको काउंसिल कर देंगे और इग्नोर करते रहेंगे। किसी किसी केस में फैमिली मेंबर्स साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं। और क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया पक्के तौर पर डेवलप नहीं हुआ होता, मतलब इसके जो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स वाले सिम्टम्स हैं पूरे तौर पे नहीं आए होते, इसलिए ऐसा लगता है कि ये कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ एडोलेसेंट लाइफ चेंजेस हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक से कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस हैं जो पेशेंट में आ रहे हैं। और ऐसे में कई बार स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस अर्ली स्टेजेस पर नहीं दिया जाता। वैसे तो जब तक सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दिया भी नहीं जा सकता, पर
कुछ ऐसा अंदेशा लग सकता है, वो भी नहीं लग पाता अगर स्किज़ोफ्रेनिया के अर्ली स्टेजेस के बारे में पूरी जानकारी ना हो। स्पेशली कई बार पेशेंट खुद भी अपने सिम्टम्स को एडमिट नहीं करता, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को एडमिट नहीं करेगा, बताएगा नहीं, और कुछ बिजार से डिल्यूजनल थिंकिंग हो सकती है, उसको भी एडमिट नहीं करता, रिपोर्ट नहीं करता, उसके बारे में डिस्कस नहीं करता पेशेंट। और क्योंकि पेशेंट अक्सर अपने ये थॉट्स सीक्रेटिव रखता है, छिपा लेता है, तो इसलिए डॉक्टर को भी आइडिया नहीं लग पाता कि आखिर प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, कितनी सीवियर है। एक कारण यह भी होता है कि डॉक्टर अक्सर क्यों हिचकते हैं इस डायग्नोसिस को देने से। इसके पीछे जो स्टिग्मा है वो काफी बड़ा है, ना ही सिर्फ डॉक्टर के लिए, इनफैक्ट पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये डायग्नोसिस बस ऐसे ही दिया जाना बहुत लापरवाही की तरह दिखेगा। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स इजीली एक्यूज कर सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं डॉक्टर पर कि वो गलत तरह से डायग्नोस कर रहा है, पेशेंट को बेवजह पागल सिद्ध कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर जो इतने गलत धारणाएं हैं, दिमाग का कैंसर की तरह इसे समझा जाता है कि जैसे जिंदगी भर अब बस पेशेंट बीमार ही रहेगा, एक तरह का उसे डेथ सेंटेंस मिल गया है, जैसे कि अब बस उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी लाइफ अब बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है। इस तरह के जो नोशंस हैं, इस तरह की जो धारणाएं जुड़ी हुई हैं, इस वजह से डॉक्टर्स भी अक्सर बचते हैं इस डायग्नोसिस को देने से, खासकर कि तब जब बहुत अर्ली स्टेजेस पर पेशेंट कोई डॉक्टर्स को कांटेक्ट करे। इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ ये प्रॉब्लम चली जाएगी, थोड़ा बहुत काउंसलिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कुछ हल्का फुल्का एंटी डिप्रेसेंट या एंग्जाइटी दवा दे देंगे और पेशेंट जो है बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। बस थोड़ा सा फोकस करना है, कंसंट्रेशन बनाना है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना है, घर के अंदर रिलेशनशिप अच्छी बनानी है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम चली जाएगी। और कई बार क्योंकि प्रॉब्लम को बहुत लाइटली कंसीडर कर लिया जाता है, इस वजह से फॉलोअप्स भी नहीं किए जाते। भाई जब तक बीमारी नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स या पेशेंट खुद ऐसा सोचते हैं कि चलो थोड़ा विल पावर बेटर करेंगे, थोड़ा मन को बहला लेंगे, थोड़ा इधर उधर के चेंजेस ले आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में बीमारी का आना पता ही नहीं चल पाता, इग्नोर हो जाता है और काउंसलिंग भी लंबी नहीं चलती। जबकि जरूरी है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया को सस्पेक्ट किया जाए तो काउंसलिंग को लंबा चलाना पड़ता है। अगर पेशेंट बहुत अर्ली स्टेजेस पर ही या जब काउंसलिंग शुरू हुई है तो उस टाइम पर ही अगर अपने थॉट प्रोसेस को पूरा ढंग से, पूरा क्लियरली अगर कम्युनिकेट कर दे, तो डॉक्टर के लिए, थेरेपिस्ट के लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है कि उसका इलाज जल्दी शुरू किया जा पाए और इस बीमारी को क्रोनिक होने से बचाया जा सके। ना ही सिर्फ बीमारी के डेवलप होने को डिले किया जा सके, जबकि इसके क्रोनिक फॉर्म को भी डेवलप होने से ऐसे केसेस में रोका जा सकता है। एक टिपिकल केस कुछ इस तरह से होगा कि एक कोई यंग पर्सन है जिसने कुछ अजीब सा किया, कुछ बिजार सा किया और कुछ ऐसा हार्म किया खुद का या दूसरों का, जिससे कि पुलिस या कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में उसका बहुत जल्दी इलाज शुरू किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से देशों में, कई सारे देशों में जब शोध किया जाता है तो देखा जाता है कि करीब करीब आधे केसेस में कोई ना कोई ड्रग रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के बिहेवियर्स को शुरू करने में या उन्हें बढ़ाने में, जिसमें कि खासकर हार्मफुल बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर तभी आता है जब कोई ना कोई पेशेंट ने ड्रग लिया होता है। पर यह ड्रग की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही, पहले से ही सिम्टम्स पनप रहे थे और ड्रग की वजह से उसका बिहेवियर ज्यादा डिस्टर्बिंग, ज्यादा सीवियर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ज्यादा नोटिस में आ पाता है और उसका इलाज शुरू हो पाता है। बहुत सारे पेशेंट जिनका जब फर्स्ट एपिसोड होता है और जब उन्हें इलाज दिया जाता है और उनके काफी सारे सिम्टम्स चले जाते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये सब ड्रग के यूज की वजह से हुआ था और वो ठीक हो जाएंगे अगर वो ड्रग से दूर रहेंगे। पर ये जो एजम्पशन है ये ज्यादातर केसेस में फॉल्स होती है। क्यों? क्योंकि भले ही पेशेंट के लिए या आसपास के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स तभी नोटिस में आई जब पेशेंट ने ड्रग लिया और ड्रग के इंपैक्ट में उसके सिम्टम्स आए, पर अगर वो एक ट्रू केस है स्किज़ोफ्रेनिया का तो उसके ये सिम्टम्स बहुत पहले से भी डेवलप हो रहे थे। ड्रग्स ने सिर्फ इस बीमारी को बढ़ने में कंट्रीब्यूट किया या इसको एक फुल फ्लेज्ड रूप दिया, क्योंकि ड्रग्स जो है वो दिमाग पर इस तरह से असर कर देते हैं जिससे कि साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। और खासकर जो ये पेशेंट्स होते हैं ये ड्रग्स भी तभी लेते हैं जब इनको कोई ना कोई स्ट्रेस आ रहा होता है। तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सिम्टम्स का बढ़ना या स्ट्रेस की वजह से ड्रग्स लेना और ड्रग्स की वजह से सिम्टम्स का एकदम बढ़ जाना, ये कई पेशेंट्स में बहुत आम देखा जाता है।
पर इसके अंदर खतरा ये होता है, रिस्क ये होता है कि इस तरह के पेशेंट्स अक्सर दवाओं के विरोध में रहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें दवाओं की तो जरूरत ही नहीं है, उन्हें बस अपने उस ड्रग से दूर रहना है। पर कुछ मामलों में तो अनफॉर्चुनेट बात यह होती है कि वो उन ड्रग्स को भी लेना नहीं छोड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एडिक्शन भी हो जाता है, या उस ड्रग के लिए पेशेंट का मन ललचाता है, और पेशेंट की कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिस वजह से वो इंपल्सिव होने की वजह से बार बार ड्रग्स लेता रहता है। दो तरह के विरोधाभासी विचार पेशेंट के मन में चलते रहते हैं कि अगर मैं ड्रग से दूर हो जाऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये तो घर वाले जबरदस्ती मुझे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयां मुझे दिलाते रहते हैं। और वहीं वो दूसरी तरफ थोड़े टाइम के लिए इन ड्रग्स से दूर तो हो जाता है, पर पूरी तरह से वो इन ड्रग्स से दूर भी नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इन ड्रग्स का एडिक्शन भी होता है, या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये ड्रग्स का जो इंटेक होता है ये ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होता है इसके लिए वो। तो इसलिए पेशेंट ना ही ड्रग्स छोड़ पाता है और ना ही वो दवाइयां ठीक से ले पाता है, और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स देखने में आते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो अक्सर अपनी दवाइयां जैसे छोड़ चुके होते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो वो अक्सर बड़ा एक्यूट एपिसोड फेस करते हैं, और ऐसे में उनका जो रिलैप्स है वो बार बार होता रहता है और वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते हैं। और जैसे जैसे ये एपिसोड्स बार बार आते रहे, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो भी पूरी तरह से नहीं जा पाते, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज पेशेंट में आता है, वो दवाइयां लेना छोड़ देता है और फिर उसका रिलैप्स होता है, फिर वो ड्रग्स लेता है, कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता रहता है। इस तरह के पेशेंट्स अक्सर सुसाइड भी ज़्यादा कमिट करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से डॉक्टरों के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, पूरी तरह से मेडिकल केयर सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते, जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ जाते हैं, और या तो ड्रग की वजह से, या दवाओं के विड्रॉल सिम्टम के तौर पे, या उनके बीमारी के सीवियर हो जाने की वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्योंकि कभी ना कभी उनका इंटरनल एक्सपीरियंस, मानसिक अनुभव कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें वो अपने को दुनिया से बहुत कटा हुआ पाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन्हें लगता है कि अब जिंदगी में और कोई होप्स नहीं बची और कोई उम्मीद नहीं बची। इसलिए जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ जाता है, या स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से भी इंपल्सिव होकर वो अचानक से सुसाइड कमिट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा जो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया, ये जो पूरी डिस्कशन की, और काफ़ी लंबा ये डिस्कशन हो गया, इसमें हम ऐसा देखेंगे कि जो स्टिग्मा है स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर वो इतना गहरे में बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा है, भले ही हम कहें कि जनरल पब्लिक में है या डॉक्टरों में है, वो इतना ज़्यादा है कि जिस वजह से इस बीमारी को अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता पेशेंट्स को, और इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो क्रोनिक नेचर की हो जाती है, सीवियर हो जाती है। इसलिए अगर क्रोनिक होने से इस बीमारी को बचाना है, बहुत ज़्यादा सीवियर होने से बचाना है, तो बेहद ज़रूरी है कि इसको बहुत अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई किया जाए, और स्टिग्मा जो है, गलत धारणाएं जो हैं इस बीमारी को लेकर वो बदली जाएं। इस वीडियो की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और दूसरे प्रश्न और उनके उत्तर मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। इसी तरह सीरीज़ के साथ बने रहें और स्किज़ोफ्रेनिया को बेहतर तरह से जानने में लगे रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।